हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है हमारा डे 5 ऑफ आवर मैराथन और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारी फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर है और क्योंकि जो स्टार्टिंग का ही चैप्टर है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये उस टाइम पे स्टार्टिंग के जोश में किया ही हुआ होता है, तो इस चैप्टर को करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोर ओवर इस चैप्टर को करने के बाद आप अपने कोर्स का इतना परसेंटेज कर चुके हैं कि आप बहुत आराम से पास हो सकते हैं। आपको पास होने से अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं वही कहूँगी कि हमारा मकसद सिर्फ पास होना नहीं है, हमारा जो मकसद है, हमारी जो मंजिल है वो अभी बहुत आगे है, जिसे हमें आगे आने वाले 10 दिनों तक और कंटिन्यू करना है और उसे पूरा भी करना है। ठीक है, तो आज अपने 5th डे के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास मीनिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे लिए वो गाइडलाइंस हैं जो हमें डिसीज़न लेने में मदद करती है। जब हम किसी भी काम को कर रहे होते हैं और हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे हमारे घर में हमारे बड़े हमें आकर सजेशंस देते हैं, अपने ओपिनियंस बताते हैं, या हमने उनको कभी कुछ चीज़ करते हुए देखा होता है कि ऐसे सिचुएशन में वो क्या करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए गाइडलाइंस का काम करते हैं। लाइकवाइज हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ऑब्जर्वेशंस हुए हैं, जहाँ पर सिचुएशनली दिखाया गया है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये प्रिंसिपल ऐसा रिजल्ट जनरेट करता है। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकली वर्क करते हैं तो यही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे लिए गाइडलाइंस के लिए गाइडेंस की तरह काम करते हैं, जहाँ पर हम अपने डिसीज़न ले सकते हैं इफ़ेक्टिवली। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप कह सकते हो कि वो सिद्धांत है जो ऑर्गेनाइजेशन में हमें हमारे डिसीज़न लेने में और मैनेजरियल बिहेवियर्स के साथ डील करने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट इज, अब किस तरीके के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, क्या नेचर है? तो इसके नेचर को जानने के लिए कुछ अंडर ग्रेजुएट बॉयज़ कॉलेज की कैंटीन में जाकर फ्रूटी और फेंटा पी कर आए। यस, यू हर्ड इट राइट। मैंने यही बोला कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को जानने के लिए अंडर ग्रेजुएट बॉयज़ कॉलेज की कैंटीन में जाकर फ्रूटी और फेंटा पी कर आए। तो जब भी नेचर जानना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को, तो कहाँ जाना है? सिर्फ अंडर ग्रेजुएट बॉयज़ जाएंगे कॉलेज की कैंटीन में, फ्रूटी और फेंटा पी कर आएंगे। अब है क्या ये? U मीन्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, G मीन्स जनरल गाइडलाइंस, B है बिहेवियरल, C है कॉन्टिंजेंट, फिर अनदर C है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, F है हमारा फ्लैक्सिबल और लास्ट F है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये जो आपके कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं यही इसके एक्रोनिम है जिसको आप याद करेंगे। अब ये जो आइडिया है ये कहाँ से आया? तो बताओ ज़रा कि लास्ट वीडियो में आइडिया था क्या? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप पीछे का भी कितना याद कर रहे हैं और कितना याद रख रहे हैं और नोटबुक मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है, राइट? सो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है विच इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, जो हर जगह एक्सेप्टेबल है। आप हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को लगा सकते हैं, चाहे पब्लिक, प्राइवेट, स्मॉल, लार्ज, बिजनेस, नॉन बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड इज जनरल गाइडलाइंस, जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि एक तरीके की गाइडलाइंस है। देखो, एक तरीके के सजेशंस है, गाइडलाइंस है। ये नहीं है कि यहाँ पर आपको एक बिजनेस की प्रॉब्लम दिखी और आपने प्रिंसिपल अप्लाई कर लिया और आपको रिजल्ट मिल गया, नहीं। यहाँ पर जो एक लाइन दिखी हुई है ना, दीज आर नॉट द रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस, ये कोई पकी पकाई खिचड़ी नहीं है जिसको खाया और पेट ठीक हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। जस्ट गाइडलाइंस है कि ऐसा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यहाँ पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो रातों रात डेवलप नहीं हुए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, ऑब्जर्वेशन हुई है, पर्सनल एक्सपीरियंस किया गया, उस चीज़ को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करके देखा गया है कि क्या रिजल्ट आता है, तब जाकर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए हैं। फ्लैक्सिबल है, रिजिड नहीं है कि जैसा है वैसे ही अप्लाई किया जाएगा। एज द सिचुएशन डिमांड्स, इसको मॉडिफाई यानी कि चेंज किया जा सकता है। जैसे अभी हम आगे एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, तो लास्ट हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि सेंट्रलाइज क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है।
मैं बताऊंगी नहीं, आप खुद लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जो सेंट्रलाइजेशन है वो एप्लीकेबल है, मतलब ठीक से चला सकते हो आप उसे। लेकिन अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है तो सिर्फ सेंट्रलाइजेशन से काम नहीं चलता, आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है। तो जैसे ही सिचुएशन आई, आपने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का एक साथ इस्तेमाल किया। या कई बार क्या होता है कि डिवीजन ऑफ वर्क, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में इतना उसकी नीड अराइज नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हो, तो उसकी नीड अराइज हो जाती है। तो जैसे ही आपको लगता है कि चेंजेस की ज़रूरत है तो आप चेंजेस कर सकते हो। कंटिंजेंट है, यानी कि डिपेंड करता है सिचुएशन पे, जैसी सिचुएशन होगी उसी के अकॉर्डिंग इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंजेस करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। बिहेवियरल है, क्योंकि यहाँ हम ह्यूमन बींग्स के साथ डील करते हैं तो उनके बिहेवियर के साथ भी डील करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराता है ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। जिसको जो काम करना आता है, आप उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब दोगे, जॉब के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज दोगे। तो ये चीज़ें क्या हैं, आपको एक रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज मतलब कारण, इफेक्ट मतलब उसका रिजल्ट क्या निकले, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपकी फिंगर फायर पे टच हुई, मतलब आग में गलती से आपकी फिंगर चली गई और बाहर निकाली तो वो जली हुई फिंगर बाहर आई, तो वो फायर कॉज है और वो जो बर्न्ड फिंगर है आपकी वो उसका इफेक्ट है ना। तो लाइकवाइज ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रिंसिपल्स जब हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, जब आप उसको ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हो तो उससे स्पेशलाइजेशन मिलता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क कॉज है और उससे मिलने वाला स्पेशलाइजेशन उसका इफेक्ट। तो हर एक प्रिंसिपल जो है वो एक कॉज है और उससे हमें कोई ना कोई इफेक्ट मिलता है, तो इसलिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स यहाँ पर एस्टैब्लिश होते हैं। तो ये थे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको जानने के लिए अंडर ग्रेजुएट बॉयज़ कॉलेज की कैंटीन में फ्रूटी और फेंटा पी कर आए थे, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सिग्निफिकेंस मीन्स वही इम्पॉर्टेंस, कि क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ना या उनको समझना, उनको अप्लाई करना क्यों ज़रूरी है। तो उसको जानने के लिए एफएम सुनकर गो टू द बेड एट 10 PM। एफएम सुनकर गो टू द बेड एट 10 PM। इससे हमें क्या पता चलेगा, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो अब ये क्या है, एफ मतलब फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम मीन्स मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, एस मीन्स साइंटिफिक एंड थॉटफुल डिसीजंस, देन O means optimum utilization of resources, P means provide managers with useful insights into reality, and M means management training, education and research. Okay, so number 1, जनरली मैं ये भी बता दूं आपको कि अगर सिग्निफिकेंस कभी आता भी है तो डायरेक्टली पूछा गया है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स डायरेक्टली पूछा गया है। वैसे तो ज़्यादातर आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो फ्योल और टेलर के हैं, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, वही पूछे जाते हैं, या टेक्निक्स। ये आया है, बहुत रेयर पूछा गया, और अगर पूछा भी है तो डायरेक्ट पूछा है, और लेकिन नाम से पूछा है कि यही वाला एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो इस टॉपिक को, तो ऐसे ही करना कि नाम से आपको पता हो, मतलब कि एक पर्टिकुलर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये मत सोचना कि कोई भी 3 कर लिए या 4 कर लिए, सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है। सो नंबर 1, प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी। क्या मतलब है इसका, कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो आपकी सोच को रियलिटी में बदलने में मदद करते हैं। मतलब अगर आपको एक अच्छी गाइडलाइंस मिल जाए तो आप अपनी सोच को एक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की नॉलेज रखते हो तो वो आपकी एबिलिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है मैनेजमेंट सिचुएशंस को हैंडल करने में। आपको डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के साथ डील करना आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस सिचुएशन में ये किया जा सकता है,
ये मैनेजर्स की हेल्प करता है कि आप अपनी पास्ट मिस्टेक से सीख सकते हो। आपने देखा कि पहले आपके सामने एक प्रॉब्लम आई, उसमें आपने जो डिसीजन लिया वो गलत निकला, तो नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ को रिपीट नहीं करोगे, आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को सही से अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर आप अपने आने वाली प्रॉब्लम्स को क्विकली सॉर्ट आउट करना सीख जाते हो, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। क्योंकि देखो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई करते हो ना, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाओगे क्विकली। आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये प्रिंसिपल लगा के रिजल्ट मिल जाता है। तो आपकी इंसाइट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब हम सबको पता है, अब इतना कुछ हमने पढ़ लिया कि अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, मटेरियल रिसोर्स हो, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स हो, उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि मैक्सिमम बेनिफिट मिले विद मिनिमम कॉस्ट, कम खर्चे में ज़्यादा आउटपुट मिल जाए। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, मैनेजमेंट के डिस्क्रिएशन यानी कि उनकी मर्जी की एक बाउंड्री बना देते हैं, और किसी भी पर्सनल बायस नहीं होता है। यहाँ पर बाउंड्री सेट है कि इसी दायरे में रहकर आपको काम करना है। तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली चलता है, क्योंकि ना अपनी मन मर्जी नहीं है, ना ही किसी की तरफ कोई पर्सनल इन्फ्लुएंस है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज साइंटिफिक एंड थॉटफुल डिसीजन। यहाँ पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं ना, वो पर्सनल बायस से बिल्कुल फ्री है, मतलब किसी भी तरीके का किसी का कोई पर्सनल इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ें ना ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है, यानी कि आंख बंद करके हम किसी चीज़ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, हमने साइंटिफिकली सिस्टमैटिकली उन चीज़ों को देखा है, ऑब्जर्व किया है, तब जाके चीज़ें आई हैं। यहाँ पर डिसीजन ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड्स नहीं है, चलते थे पहले, अब नहीं है हिट एंड ट्रायल मेथड, सब कुछ सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली होता है। फोर्थ इज मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। हमने पढ़ा ना, POM हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लैक्सिबल होते हैं, तो यहाँ पर उनको मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसा बिजनेस इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको बदल देंगे। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं। कैसे? हमारा एक प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, वो ये कहता है कि एम्प्लॉय को इतना पैसा मिलना चाहिए कि वो अपना एक जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, उसे मेंटेन कर सके। तो ये क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुई टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज़? तो ऐसे बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारी मदद करते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। आप अगर फर्दर बिजनेस के फील्ड में जाते हो, लाइक आप BBA या MBA परस्यू करते हो, तो वहाँ पर आपके करिकुलम के पार्ट होगा ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अभी तो आप जस्ट एक चैप्टर पढ़ रहे हो, आगे जाकर आपको पूरा एक सब्जेक्ट की तरह भी इसको पढ़ना पड़ेगा। तो कभी भी कोई मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में आप जाते हो या उसकी कोई एजुकेशन लेते हो, रिसर्च वर्क करते हो, तो बिगनर्स लेवल पे सबसे पहले ही ये पढ़ाया जाता है। जैसे मैथ्स में काउंटिंग पढ़ाई जाती है ना, लाइकवाइज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको यही चीज़ पढ़ाई जाती है। तो ये हमारे 6 सिग्निफिकेंस हैं। कैसे, कहाँ पढ़ने जाना है, इसको कैसे पढ़ना है? FM सुनकर गो टू द बेड एट 10 PM। ओके, स्टार्ट करते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसका एक्रोनिम है ओ डैड आर यू श्योर दैट CS इज ईजी। ओ डैड आर यू श्योर दैट CS इज ईजी। ये समझने के लिए हमें क्या पढ़ने हैं? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। केस स्टडी में आते हैं, बहुत ध्यान से करने हैं। जितने भी मैंने कैपिटल लेटर्स के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, वही आपके 14 प्रिंसिपल्स का स्टार्टिंग वर्ड है, स्टार्टिंग लेटर है, सॉरी। तो ओ, जैसे कि O मतलब है ऑर्डर, D है डिवीजन ऑफ वर्क, A है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरीके से सारे 14 प्रिंसिपल्स आपको इसमें मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क के साथ। डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम है करने के लिए, लेकिन अगर हम उन काम को करने के लिए ग्रुप्स बना दें, डिपार्टमेंट्स बना दें, और लोगों को उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग काम असाइन कर दें, तो ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आएगा। यानी कि एक स्पेशलिस्ट ही उस काम को कर रहा होगा, क्योंकि रिपीटेडली वो उस काम को करेगा, जिसकी वजह से, रिपीटेडनेस होने की वजह से काम में एफिशिएंसी आएगी। क्यों? क्योंकि ना तो टाइम वेस्ट होगा, ना मनी वेस्ट होगी, ना एफर्ट्स वेस्ट होंगे। सपोज कोई एक पर्सन जिसके स्किल्स
फाइनेंस को हैंडल करने के हैं, अगर आप उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डालोगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो उस काम को कर नहीं पाएगा, लेकिन पहले वो उस काम को सीखेगा, लेकिन उस एफिशिएंसी के साथ वो उस काम को नहीं कर पाएगा जिस एफिशिएंसी के साथ वो फाइनेंस के काम को कर सकता था। तो इसीलिए फियोल इसी बात पे इंसिस्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाओ और जिसके स्किल्स जिस जॉब को परफॉर्म करने के हैं उसे वही टास्क असाइन करो। सेकेंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल के पास ये राइट है कि वो ऑर्डर दे सकता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो आपको टास्क असाइन किया गया है, आपकी ड्यूटी है कि वो टास्क आपको कंप्लीट करना है। हमारे पास अथॉरिटी दो तरीके की होती है, ऑफिशियल और पर्सनल। ऑफिशियल अथॉरिटी है अथॉरिटी टू कमांड, यानी कि एक अथॉरिटी होती है जो हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है, एक अथॉरिटी होती है जो हमें हमारी पोजीशन से मिलती है। अब जैसे कि अगर मैं किसी एक स्कूल में टीचर हूँ तो एक अथॉरिटी हम सभी टीचर्स के पास सेम होगी कि हम अपने बच्चों को कमांड कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास का हो या कोई भी पर्टिकुलर अगर हमें ऑर्डर करना है तो हम कर सकते हैं। बट एक होती है हमारी पर्सनल अथॉरिटी जो हमें हमारी पोजीशन से मिल रही है, जैसे कि हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे पास ये राइट है कि हम ऑर्डर दे सकते हैं या किसी काम को करने के लिए कह सकते हैं, तो वो हमारी पर्सनल अथॉरिटी हो गई। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का जैसे कि हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में भी मीनिंग पढ़ा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी हमारे ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी हमारी ड्यूटीज़ हमें असाइन की गई, हमारी हमें जो भी टास्क दिया गया है उसे हमें परफॉर्म करना है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कि क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए? अब देखो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो कि आपके पेरेंट्स 2 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, राइट? तो अब आपके 2 दिन के खर्चे के लिए सपोज करो आपको 2000 रुपीज़ की ज़रूरत है। तो उन्होंने उस 2000 रुपीज़ के लिए क्या किया, आपको एक डेबिट कार्ड पकड़ाया और उसमें 5000 रुपीज़ डाल के दिए। खर्चा आपका सिर्फ 2000 का है, लेकिन उन्होंने डाल के दिया आपको 5000। अब वो गए और आप पीछे से अब आपके हाथ में 5000 रुपये आ ही चुके हैं। तो अब आप फुल ऑन ऐश कर रहे हो, पूरे आपने वो 5000 खर्च कर दिए। तो यहाँ आपने क्या किया, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम थी, सिर्फ 2000 रुपये की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन अथॉरिटी 5000 तक के इस्तेमाल को करने की दी गई। तो ये हुआ मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी। इसी एग्जाम्पल को मैं दूसरे तरीके से बोलती हूँ। आपका खर्चा था 2000 का, लेकिन आपके हाथ में सिर्फ 1000 रुपये ही रखे गए। अब उस कार्ड में सिर्फ 1000 रुपये हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी 2000 के लायक है, पैसे सिर्फ 1000 रुपये मिले हैं। तो क्या आप सारे काम कर पाओगे? नहीं, आपके कुछ काम अधूरे रह जाएंगे। तो ये हुआ कि आप अपने वर्क को परफॉर्म ही नहीं कर पाए, आप इनएफिशिएंट हो गए अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन वहीं पर 2000 का खर्चा था, 2000 ही आपको दिए जाते तो आपका काम भी पूरा हो जाता और आपका अथॉरिटी का मिसयूज़ भी नहीं होता, क्लियरली आप अपने टास्क को परफॉर्म कर लेते स्मूथली। तो इसीलिए कहा जाता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बराबर होने चाहिए, तो ही टास्क कंप्लीट होता है। अगर अथॉरिटी ज़्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो उसका मिसयूज़ हो जाता है, अगर अथॉरिटी कम है रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो आप अपने टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाते। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सपोज़ जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो ये कि कोई एक फॉरमैन है, उसे एक टारगेट दिया गया कि उनको 25 जो पीसीज हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, वो पर डे के हिसाब से बनाने हैं। मंथली उनका जो टारगेट है वो उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया कि 25 पर डे के हिसाब से वो यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी है। अब जो प्रोडक्शन मैनेजर ने था उसने टारगेट तो असाइन कर दिया, लेकिन उसने रिक्वायर्ड अथॉरिटी नहीं दी उस फॉरमैन को कि अगर आपको रॉ मटेरियल कम पड़ जाए या कुछ भी हो जाए तो आप स्टोर से जाकर ले आना। अब क्या हुआ कि 18 दिन के बाद ही रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया और जो प्रोडक्शन मैनेजर था वो भाई उसने तो 1 महीने बाद ही आकर देखना था कि क्या हुआ। अब उसने अथॉरिटी तो दी नहीं थी, तो जब वो आया 30 डेज़ के बाद देखने के लिए कि क्या हुआ है, तो वहाँ पर टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि फॉरमैन के पास वो अथॉरिटी नहीं थी कि वो बाकी के
डेज़ के लिए रॉ मटेरियल वहाँ से जाकर ले आता। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर भी अथॉरिटी कम रही, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ज़्यादा दे रखी थी, तो इसकी वजह से टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसलिए हमेशा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं डिसिप्लिन, तो हमारे माइंड में आता है कि हमें रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है। बिल्कुल सही बात है। डिसिप्लिन कहता ही यही है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करना है। लेकिन हमारे मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में डिसिप्लिन का जो स्कोप है वो थोड़ा सा वाइडर है। देखो, डिसिप्लिन सिर्फ यही नहीं होता कि आप टाइम से अपना काम पूरा कर रहे हो, आप कोई डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हो, चुप होकर रहते हो। दिस इज़ नॉट ओनली द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अपनी कही हुई बात पर रहना, अपने मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करना। तो यहाँ पर डिसिप्लिन को हम 3 स्टेजेस में देखते हैं। डिसिप्लिन के लिए फ्योल ने कहा कि 3 चीज़ें चाहिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में। गुड सुपीरियर एट ऑल द लेवल्स। हर लेवल पर सुपीरियर अच्छा हो। अच्छा होने से मतलब क्या है कि वो एक बेटर लिसनर और कम्युनिकेटर हो। वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर चलने वाला हो, उनको लीड करने वाला हो। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स ऐसे हों, एक तो सबको क्लियर हो। क्लियर से यहाँ पर हमारा मतलब है कि सबको समझ आए हों। फेयर, सभी के फेवर में होने चाहिए, चाहे वो कंपनी है चाहे एम्प्लॉय है, दोनों के फेवर में एग्रीमेंट्स हैं। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। अगर कोई भी उन एग्रीमेंट को ब्रेक करता है, उनके क्लॉजेस को, तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं। तो ये 3 चीज़ों से आप पहचान सकते हो कि डिसिप्लिन दिया गया है। और एक और जो मैं आप एग्जांपल बताने जा रही हूँ, उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सपोज करो कि मैनेजमेंट और लेबर किसी एक एग्रीमेंट में आए हैं, और वहाँ पर वर्कर्स ने एग्री किया कि हम ओवर टाइम करेंगे और कोई एडिशनल पेमेंट डिमांड नहीं करेंगे, तब तक जब तक कंपनी लॉस से बाहर नहीं आ जाती। इन रिटर्न मैनेजमेंट ने भी एक प्रॉमिस किया कि जैसे ही मिशन कंप्लीट हो जाएगा ना, जैसे ही मिशन हमारा अकम्प्लिश हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, हम आपकी वेजेस को बढ़ा देंगे। दोनों ने एक एक वादा किया। मैं लेबर ने कहा कि हम बिना एडिशनल पेमेंट के एक्स्ट्रा काम करेंगे। मैनेजमेंट ने कहा जैसे टास्क पूरा हो जाएगा, हम लॉस से बाहर आ जाएंगे, हम आपकी वेजेस को बढ़ा बढ़ा देंगे। तो यहाँ दोनों का डिसिप्लिन क्या है कि दोनों अपने अपने कमिटमेंट को पूरा करें, दोनों अपनी बातों पर रहें। ना तो वर्कर्स तब तक पेमेंट मांगे जब तक कि लॉस से बाहर नहीं आ जाता हमारी कंपनी, और कंपनी भी अपने कमिटमेंट को पूरा करे कि जैसे लॉस कवर अप हो गया, वेजेस बढ़ा दी जाएं लेबर्स की। तो ये है हमारा डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू फ्योर। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। आप इन प्रिंसिपल्स में अगर डायग्राम्स बनाकर आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है। और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में तो मैं कहूँगी भी कि आप डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स ये सब बना के आइएगा, क्योंकि 6 मार्क्स की प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होती है ना, तो आपका मार्क्स गेन करने का चांसेस आगे भी बढ़ जाते हैं। अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी बाद लास्ट में, जब आपके एग्जाम टाइम होगा, कि आपको किस तरीके से आंसर्स प्रेजेंट करने हैं और पेपर अटेम्प्ट करना है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस। एक ही बॉस हो एक इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि अगर एक ही इंडिविजुअल दो अलग अलग लोगों से इंस्ट्रक्शंस रिसीव करेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। सपोज करो आप मार्केट से कोई सामान लेने जा रहे हो, ठीक है, मम्मी ने सेम इंस्ट्रक्शन दी उस काम के लिए, वही सेम इंस्ट्रक्शन आपको पापा से ही मिली। पापा ने कुछ और बात बोली, मम्मी ने कुछ और बात बोली, काम वही है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, यार किसकी बात माननी है। मम्मी की मानूंगा तो पापा नाराज़ हो जाएंगे, पापा की मानूंगा तो मम्मी नाराज़ हो जाएंगी। तो हमें देखना है ना कि किसकी बात मानी जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे एक्सक्यूजेज हो जाएंगे, एक्सक्यूजेज के चांस मिल जाएगा। अगर आपने वो काम नहीं किया तो आपके पास एक्सक्यूज होगा कि उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग काम करते हैं। देखो, हम सब ह्यूमन बींग्स ही हैं, तो नेचर तो यही रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी वो ये कहते हैं कि कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, एम्प्लॉय को एक ही बॉस जो है वो ऑर्डर दे। तो डुअल सबऑर्डिनेशन हटाना है। डुअल सबऑर्डिनेशन मतलब कि एक सबऑर्डिनेट की जो जवाबदेही है, जो आंसरेबिलिटी है, वो दो अलग अलग सुपीरियर्स के लिए नहीं होनी चाहिए। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि कन्फ्यूजन हट सके टास्क से रिलेटेड। अगर आप इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हो, वायलेट मतलब कि अगर आप ब्रेक करते हो, तो अथॉरिटी डिफाइन नहीं की जाएगी, नहीं हो पाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा और स्टेबिलिटी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हिल सकती है। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखो थोड़े से डायग्राम के साथ, कि एक सेल्स पर्सन था, उसको ये कहा गया कि जब भी आप अपने कस्टमर के साथ डील फाइनलाइज करोगे ना,
तो आपको उसको जो डिस्काउंट देना है, ऐसा मार्केटिंग मैनेजर ने कहा कि 10% दे सकते हो। फिर फाइनेंस मैनेजर निकल के आया, वो कहता है जी 5% से ज़्यादा नहीं दे सकते। अब सेम चीज़ के लिए दो लोगों ने अलग अलग बात बोल दी, दोनों ही उसके लिए सुपीरियर हैं, अब वो किसकी बात माने। तो अब उसके पास ये चांस है कि वो एक्सक्यूज़ दे सकता है, वो कंफ्यूज हो गया कि मैं किसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूं। तो यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड जो है हमारा, वो वायलेट होता है। समझ आ रहा है सबको? गुड। तो अब है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? देखो, कंफ्यूज नहीं होना यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। यूनिटी ऑफ कमांड सिर्फ इतना कहता है कि एक बॉस है हर एक सबॉर्डिनेट का। यहाँ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि हर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। वन हेड शुड हैव वन प्लान। जैसे कि हमने कहा ना, सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स डिपार्टमेंट में सिर्फ सेल्स का काम हो रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन का काम हो रहा है। सिमिलर ग्रुप है, एक ग्रुप है, सिमिलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती है। ये इसलिए किया जाता है ताकि एक का काम दूसरे के काम के आगे ना आए, ओवरलैपिंग्स को अवॉइड किया जाता है यहाँ पर। यूनिटी ऑफ एक्शन, क्योंकि आप रेगुलरली एक ही काम कर रहे हो, यूनिटी है आपके एक्शंस में और कोऑर्डिनेशन बना रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक कंपनी मोटरसाइकिल और कार दोनों बनाती है, तो उसने क्या किया, दोनों के लिए सेपरेट डिविजन्स बना दिए कि कार का डिवीजन अलग है, उसके अपने अलग रिसोर्स, अपना अलग स्टाफ, और जो उसका मोटरसाइकिल है उसका अपना अलग डिवीजन, अपने रिसोर्स, अपना स्टाफ। तो दोनों ही डिविजन्स का काम ओवरलैप नहीं हो रहा है। आपको याद आ रहा होगा डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर भी तो यही कहता है कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ही डिविजनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि एक डिवीजन का काम दूसरे डिवीजन के काम में नहीं आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ये क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है, इसको समझाने से पहले मैं अब एक एग्जांपल दूंगी आपको। सपोज करो कि आपकी क्लास में कोई एक मैटर अराइज हुआ, आपको लगा कि कोई एक बच्चा है जो रोज किसी बच्चे के बैग से पेन चुराता है। ठीक है। अब क्या हुआ कि वो बच्चे, आपने किसी एक बच्चे पे शक किया, आपने कहा कि मैम ये डेली आके ना हमारा पेन चुराता है, पर वो अकेला बच्चा कह रहा है और जिस पे आपने इल्ज़ाम लगाया वो गलत लगाया। एक्चुअल में वो बच्चा नहीं चुराता है पेन, वो कोई और ही बच्चा था जो चुराता था, लेकिन आपने एक बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैडम ये रहता है, और पूरी क्लास उसी को कह रही है। अब मेरे सामने क्या होगा कि भाई मैंने देखा कि वो एक ही बच्चा है और आप सारे बच्चे हो, तो मुझे भी किसकी बात माननी पड़ेगी? सबकी। क्योंकि एक इंडिविजुअल की वजह से मैं सबका नुकसान नहीं होने दे सकती। पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही थी सिर्फ उस एक बच्चे की वजह से कि वो एक या तो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है या जो भी, वो डेली आके पेन चुरा रहा है। तो मैंने उसी बच्चे को क्लास से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, क्योंकि मुझे एक बच्चे की वजह से सबको प्रॉब्लम में नहीं लाना था, सबका नुकसान नहीं कराना था। तो यहाँ पे मैंने किसकी बात मानी? जो सारे लोग जिस चीज़ से कनेक्टेड थे उस चीज़ की बात मानी। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है कि सपोज करो कोई एक एम्प्लॉय है, वो आके कंपनी के सामने कोई डिमांड करता है, और वो एक ऐसी डिमांड कर रहा है जिसकी वजह से मेरे बाकी सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो मैं उस एक को साइड में कर दूंगी, क्योंकि मेरे उस एक की वजह से मैं बाकी सबका जो है नुकसान नहीं होने दे सकती। इसे बोलते हैं सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यानी कि प्रायोरिटी किसको दी जाती है? जनरल इंटरेस्ट को दी जाती है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं दी जाती। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी हमेशा अपने एम्प्लॉय से क्या चाहती है कि आप मैक्सिमम आउटपुट दो और हम आपको कंपटीटिव सैलरी देंगे। ठीक है। अब क्या हुआ कि और एक एम्प्लॉय क्या चाहता है कि मुझे मैक्सिमम सैलरी मिले, काम मैं कम करूं। तो ऐसी सिचुएशन में जो कंपनी प्रायोरिटी देती है वो किसको देती है? वो प्रायोरिटी देगी जनरल इंटरेस्ट को। एक एम्प्लॉय मुझे आके कहता है जी मुझे 50,000 रुपये सैलरी चाहिए,
और उसको वो 50,000 रुपये सैलरी देने की वजह से मुझे मेरे सप्लायर को पेमेंट डिले करना पड़ेगा, मैं अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दे पाऊँगी टाइम से, ठीक है, मैं अपनी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे पाऊँगी, तो मेरे साथ जो वो और लोग जुड़े हुए हैं वो सफ़र कर रहे हैं सिर्फ एक एक की वजह से। तो मैं क्या कहूँगी इसको, कि आप चले जाओ, मेरे साथ जो बाकी लोग हैं मुझे तो इन्हीं के साथ ही अब सिर्फ काम करना है। तो यहाँ मैंने प्रायोरिटी दी जनरल इंटरेस्ट को, कि एक की वजह से उन सभी का नुकसान नहीं किया जा सकता, उन सभी को मैं सेक्रीफाइस नहीं करा सकती। तो सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट क्या कहता है कि जब भी कभी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं जनरल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट में, तो प्रायोरिटी जनरल इंटरेस्ट को दी जाती है। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, आपको आपकी सर्विस के बदले में जो भी कुछ मिल रहा है दैट इज़ योर रेम्यूनरेशन, चाहे वो इन कैश हो और इन काइंड हो। तो रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि रेम्यूनरेशन हमेशा ऐसा हो जस्ट एंड फेयर या जस्ट एंड इक्विटेबल। यहाँ पे जस्ट से हमारा मतलब है कि कम से कम ये इतना हो कि ये हमारे एम्प्लॉयज़ का एक रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकता हो। और इक्विटेबल का मतलब है कि ये हमारी कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंदर आता हो। देखो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, ये नहीं कि सिर्फ वर्कर्स को फेवर कर रहा है और ये नहीं सिर्फ मैनेजमेंट को फेवर किया जा रहा है, दोनों के फेवर में है। जस्ट एंड इक्विटेबल का मतलब ही यही है कि एम्प्लॉय भी उस पैसे को लेकर खुश है और कंपनी भी उस पैसे को देकर खुश है। तो रेम्यूनरेशन क्या कहता है, इतना पैसा मिले कि एम्प्लॉय अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर ले, उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग उसे पैसा मिल रहा है और कंपनी उस पैसे को देकर खुश है, उसकी पेइंग कैपेसिटी में आता है। तो दिस इज़ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ तक हमने 7 प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर लिए हैं, अभी हमारे 7 और बचे हैं। अगर आपको डाउट आ रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं फिर अनदर तरीके से भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। सो अब है हमारे पास हमारा 8th प्रिंसिपल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में इन दोनों ही कंसेप्ट्स को पढ़ के आ चुके हैं। देखो, पहले उस चैप्टर को करने का हमें फ़ायदा हुआ है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने वहाँ पर पढ़ ली थी और अब हमें उसे समझना बहुत आसान हो गया। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सिर्फ एक ही पर्सन के हाथ में, यानी कि आप ये कह सकते हो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों में है। आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो उसके लिए आपको पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट से कंसल्ट करना पड़ता है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर वही अथॉरिटी डिस्पर्स्ड हो जाती है अमंग द लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। तो फ्योल के अकॉर्डिंग फ्योल भी यही कहते थे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड या कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होकर नहीं चलाया जा सकता। चला सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला सकते, क्योंकि सिचुएशंस बदलती रहती है और जब सिचुएशन बदलेगी तो आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू उन्होंने यही समझाने की कोशिश करी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टॉप लेवल के हाथों में ही होना चाहिए। जैसे कि आप अपनी डेली लाइफ में भी देखो कि बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आप अपने खुद लेते हैं, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, कोई बुक परचेज करनी है उससे रिलेटेड, कहाँ पढ़ने जाना है उससे रिलेटेड, ये डिसीजन आपके खुद के हैं, इसके लिए आपको फ्रीडम मिली हुई है। लेकिन अभी भी आपके लाइफ के बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जो आपके पेरेंट्स ही लेते हैं। तो आपकी लाइफ में भी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों है। लाइकवाइज ऑर्गेनाइजेशन में भी जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो टॉप लेवल के हाथों में ही हैं और जो रूटीन वर्क्स हैं वो उन्होंने सबॉर्डिनेट्स के लिए डिसेंट्रलाइज कर रखे हैं। तो दोनों को एक साथ लेकर हम चलेंगे तो बहुत स्मूथली हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वर्क जो है वो चलता रहेगा। नेक्स्ट है उसके बाद स्केलर चेन। स्केलर चेन फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी है फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल। फ्योल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा एक चेन ऑफ अथॉरिटी और कम्युनिकेशन होना चाहिए जो टॉप टू बॉटम को फ्लो करे। हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है, तो टॉप लेवल मिडल लेवल से इंटरेक्ट करता है, मिडल लेवल लोअर लेवल से इंटरेक्ट करता है। तो उसी से निकला है हमारा ये स्केलर चेन। आपको सामने एक डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर ए जो है वो सुपीरियर है, फिर उसके दो सबॉर्डिनेट है बी और एल, फिर बी जो है वो सी का सुपीरियर है, सी जो है वो डी का सुपीरियर है। इस तरीके से ये चेन बनी हुई है। सपोज अगर बी को एल से या एम से बात करनी है तो पहले बी ए को बताएगा, ए एल को बताएगा, एल एम को बताएगा, ठीक है।
तो ये चेन इसी तरीके से चलती है, इसे ही बोलते हैं हम स्केलर चेन। बट समटाइम्स इमरजेंसीज आ सकती हैं, तो इमरजेंसी के टाइम पे एक शॉर्टेस्ट रूट होता है हमारे पास। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है विच इज़ द शॉर्टेस्ट रूट इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो वो क्या है हमारे लिए? गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या करता है कि दो सेम लेवल के लोग आपस में इमरजेंसी के केस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट वो दोनों सेम लेवल के होने चाहिए। जैसे कि अगर बी को एम से बात करनी है तो, और इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो बी सी को बताएगा, सी एम को बताएगा। यहाँ पर भी बी डायरेक्टली एम से बात नहीं कर सकता, दो सेम लेवल के लोग काम कर सकते हैं। लेकिन देखो रूट शॉर्ट हो गया है। पहले एम से बात करने के लिए बी को ए एल, ये दो उसके पास बीच में पॉइंट्स आए जहाँ से उसको होकर गुजरना पड़ा। लेकिन जब हमने गैंग प्लैंक यूज़ किया तो बी ने सी को बताया, फिर डायरेक्टली वो बात एम को पता चल गई। ठीक है, तो गैंग प्लैंक सिर्फ और सिर्फ लेकिन इमरजेंसी केसेस में ही इस्तेमाल आप कर सकते हो। और स्केलर चेन क्या है हमारा? चेन ऑफ कम्युनिकेशन, चेन ऑफ अथॉरिटी, जहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन रहता है। फिर आता है हमारा ऑर्डर। अब जब भी हम वर्ड सुनते हैं ऑर्डर, तो ऑर्डर सुनते ही हमें लगता है कि ये इंस्ट्रक्शंस के लिए है, बट यहाँ ऑर्डर का मतलब अरेंजमेंट से है। ऑर्डर प्रिंसिपल ये कहता है कि हर कोई और हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पर होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जैसे स्कूल में एंटर करते हो या कोई सी आप हॉस्पिटल में गए, सपोज, चलो मैं हर चीज़ के लिए स्कूल का एग्जांपल नहीं देती हूँ, आप किसी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर आपने देखा होगा कि सबसे पहले एक रिसेप्शन होता है। अगर आप किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में जाते हो, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहाँ आप देखोगे एक रिसेप्शन होता है। वहाँ पर आप पहले अपने बताते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस डॉक्टर को आपको दिखाना है। फिर उसके बाद उन डॉक्टर्स के अपने अपने डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, अपने अपने कैबिन्स होते हैं, वहाँ जाकर आप उनको मिल सकते हो, है ना। तो अगर ये लोगों की जगह फिक्स नहीं होती तो आपका टाइम वेस्ट होता सर्च करने में कि जिस पर्सन से आप मिलना चाहते हो, कंसल्टेशन लेना चाहते हो, वो कहाँ बैठता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल सुनिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टोर रूम होता है। हमारे घर में भी जैसे कि एक स्टोर रूम है, या फिर टूल बॉक्सेस होते हैं, या भाई हम अपने जो कपड़े हैं वो अलमीराज में ही रखते हैं। हमें पता नहीं कि एक पर्टिकुलर प्लेस है, तो जब भी हमें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हम वहाँ से निकाल कर ले आते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में भी टूल बॉक्सेस होते हैं, स्टोर रूम्स होते हैं, जहाँ पर सामान रखा जाता है, ताकि जब भी किसी को रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ से वो लेकर आ सके। तो ऑर्डर प्रिंसिपल यही तो कहता है कि चाहे ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे मटेरियल रिसोर्स है, दोनों की प्लेस फिक्स होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सब अपनी अपनी जगह पर होनी चाहिए। तो इसीलिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मटेरियल और सोशल ऑर्डर। अगर आप फिजिकल रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करते हो तो उसे हम मटेरियल ऑर्डर कहते हैं। अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करते हो तो उसे सोशल ऑर्डर कहते हैं। अगर आप मटेरियल ऑर्डर फॉलो नहीं करते हो तो सबऑर्डिनेट्स अपना जो काम है वो टाइम पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें टाइम से अपना इक्विपमेंट नहीं मिलेगा जो उन्हें चाहिए होगा, कि वो इन सर्च ऑफ एनी इक्विपमेंट है और उसे नहीं पता चल रहा है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि उसे अपनी जगह पर नहीं रखा गया। अगर सोशल ऑर्डर वायलेट हो जाता है तो सबऑर्डिनेट को जो टाइम से इंस्ट्रक्शन चाहिए थी अपने सुपीरियर से, वो इंस्ट्रक्शन उसे नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ऑर्डर प्रिंसिपल क्या कहता है? सभी चीज़ और हर कोई अपनी अपनी जगह पर हो। उसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी प्रिंसिपल क्या कहता है? काइंडलीनेस एंड जस्टिस। ये मैंने कुछ वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करे हैं जिससे आप केस स्टडी में पहचान सकते हो कि कौन से प्रिंसिपल के बारे में बात की जा रही है। इक्विटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, किसी भी तरीके का नहीं, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें सबके साथ मिलजुल कर एक साथ चलना है, लॉयल्टी और डिवोशन के साथ काम करना है। इसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एमएनसीज, मल्टी नेशनल कंपनीज, वहाँ पर अलग अलग नेशनैलिटी के लोग एक साथ काम करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि मैन और वुमेन अगर दोनों सेम जॉब पोजीशन पे हैं, सेम काम करते हैं, तो दोनों की पे भी इक्वल होनी चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव वहाँ पर नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी स्थिरता, पर्सनल एम्प्लॉयज़, यानी कि, और मैं इसको अगर थोड़ा सा लंबा बोलूँ तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। टेन्योर मतलब होता है टाइम पीरियड। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के काम करने का जो टाइम पीरियड होता है, जो उनका एक पीरियड है कि इतने तक हम उनकी
परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे वो स्टेबल होना चाहिए, यानी कि फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है देखो, आज हम एक नई नई जगह पर हम आते हैं तो हमें टाइम लगता है ना वहाँ पर एडजस्ट होने में, काम सीखने में। इतने वो बंदा काम सीखता ही है कि इतने में आपने उसको क्या कर दिया कि नहीं हमें आपकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं है और उसको आपने निकाल दिया। नहीं, हर एम्प्लॉय को एक रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस शो कर सके। इसीलिए आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपसे बॉन्ड साइन कराए जाते हैं, एग्रीमेंट साइन कराया जाता है, जिसमें आपको एक टाइम पीरियड मिलता है। जनरली 11 मंथ्स होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन 2 या 3 महीने का बॉन्ड भी आपसे साइन करा सकते हैं, कुछ 1 या 2 साल का भी कराते हैं। तो वो आपके पास एक टाइम पीरियड है अपनी परफॉर्मेंस को शो करने का। और देखो, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र करना या फ्रीक्वेंटली लोगों को निकाल देने से कंपनी का भी नुकसान है। क्यों? क्योंकि एक तो नया बंदा आएगा, फिर आप उसे सिखाओगे, प्लस रिक्रूटमेंट की पूरी प्रोसेस फॉलो करोगे जिसमें आपका टाइम, एफर्ट, मनी सब वेस्ट होगा। तो स्टेबिलिटी के अंदर फ्योल ने यही कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें लेबर टर्नओवर को मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है इसको। हर किसी को एक टाइम दो कि वो अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सके। हाँ, अगर नहीं शो कर पा रहा उसके बाद आपकी इच्छा है कि आप उसको क्या करते हो, उसके साथ डिमोशन करते हो, ट्रांसफ़र करते हो या निकाल देते हो, बट एटलीस्ट एक टाइम पीरियड आपको देना है। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव प्रिंसिपल क्या कहता है? सपोज करो कि आप एक गली से निकल रहे थे, स्कूटी पे थे, और आपने देखा कि एक जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, और आपने भीड़ में ज़रा झांक के देखा तो आपका कोई एक दोस्त था जिसकी खूब जम के पिटाई हो रही थी। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, वो आ जाते हैं ना दिल में, दो तरीके के वो बैलून से आ जाते हैं हमारे, है ना, क्लाउड बन जाते हैं। तो दो आए, मैं आगे बढ़कर इसकी मदद करूं, ये चुपचाप अपनी स्कूटी स्टार्ट करूं, थोड़ी सी वीडियो बनाऊं और चलता बनूं और कल मजाक बनाएंगे। दो रास्ते हैं। तो अगर आपने आगे बढ़कर उसकी मदद करी, आपको किसी ने कहा नहीं, धक्का नहीं मारा किसी ने कि जा भाई तेरा दोस्त पिट रहा है, मैं बचा ले उसे ना, आपके दिल में आया, आपको लगा यार मेरा दोस्त पिट रहा है, ज़रा इसको बचाया जाए, तो आपने खुद आगे बढ़कर स्टेप लिया ना। इसे तो बोला जाता है इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव प्रिंसिपल क्या कहता है? टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। कोई आपको कह नहीं रहा कि आपको ये काम करना है, आपको दिख रहा है कि आपकी कंपनी के लिए ये काम अच्छा है, ये सजेशन अगर आपने दिया तो इससे आपकी कंपनी का फ़ायदा हो सकता है, कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, तो आप उसको आगे बढ़कर बताओ। इसे ही बोलते हैं इनिशिएटिव। तो एक अच्छी कंपनीज क्या करती हैं? एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम रखती हैं, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ से सजेशंस, उनके ओपिनियंस मांगे जाते हैं। और अगर किसी एम्प्लॉय का सजेशन कंस्ट्रक्टिव होता है, अच्छा होता है, तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। तो इनिशिएटिव प्रिंसिपल को पहचानने के लिए आप देख लेना कि कहीं अगर किसी केस स्टडी में सजेशंस की बात करी हो तो वो इनिशिएटिव ही है। लास्ट प्रिंसिपल है हमारे पास एस्पिरिट डिकॉप्स। एस्पिरिट डिकॉप्स मीन्स यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हम पढ़ते हैं ना बचपन से, एकता में बल है। आपकी किसी दोस्त एकता की बात नहीं कर रही हूँ मैं जिसमें बल है, हम यूनिटी, एक साथ जो हम मिलकर काम करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो फ्योल के अकॉर्डिंग वो कहता है कि हमें ना ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट, यूनिटी, हार्मनी, म्यूचुअल ट्रस्ट, बिलोंगिंगनेस, इसकी ज़रूरत है। ये जो मैंने वर्ड अंडरलाइन कर रखे यही आपको केस स्टडी पहचानने में मदद करेंगे। म्यूचुअल ट्रस्ट, बिलोंगिंगनेस, टीम स्पिरिट। तो एस्पिरिट डी कॉप्स जो है वो टीम स्पिरिट को प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना जब भी मैनेजर बात करे तो वो ये ना कहे कि ये मैंने किया है, वो ये कहे कि हमने किया है। इससे क्या होगा? आपस में एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा, एक अपनेपन का एहसास होगा, एक टीम बनेगी। तो उसका एक एग्जाम्पल है कि सपोज़ क्या हुआ कि एक सुपीरियर ने 100 यूनिट बनाने का एक टारगेट दिया, ठीक है, और 10 ग्रुप थे हमारे पास और 10-10 यूनिट बनाने का टारगेट सौंप दिया गया। तो अब क्या हुआ कि किसी एक ग्रुप का एक मेंबर था जी, वो बीमार पड़ गया, तो हर एक बंदे के पास एक एक यूनिट बनाने के लिए थी। तो जब जी बीमार पड़ गया तो वो ये ना सोचे कि जी तो बीमार पड़ गई, उसका काम है वो खुद करे। यहाँ पर उनके जो ग्रुप मेंबर्स थे उन्होंने उसका काम आपस में बांटा और ग्रुप टारगेट अचीव किया। तो यही होना चाहिए एस्पिरिट डी कॉर्प्स, मिलकर चलना है, एक साथ चलना है, ठीक है। तो फ्योल ने इसी चीज़ को यहाँ पे एनकरेज किया था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये हमारे 14 प्रिंसिपल्स थे फ्योल के, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस तो ऑब्वियसली हैं और इजी भी हैं, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। करते हैं हम टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। अभी हमने पढ़े फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स जो कि जनरल मैनेजमेंट के ऊपर थे। अब टेलर के प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं, उससे पहले थोड़ी सी टेलर के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइफ टाइम 1856 to 1915,
प्रोफेशनली अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर, वो माइनिंग इंजीनियर थे। फ्योल ये मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिए थे प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट, इन्होंने दिए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्हें कहा जाता था फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैंने बीच में ये जो डिफरेंस है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये नहीं एक्सप्लेन किया है क्योंकि हमने डेफिनेशन वगैरह सब पढ़ लिया था ऑलमोस्ट, हमने साथ साथ ही कंपैरिजन कर लिया था, इसलिए मैंने दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं किया। आप एक बार इसको रीड आउट कर लेना। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है, क्योंकि साइंस तो देखो बिल्कुल सिस्टमैटिकली वर्क करती है, लॉजिक्स पे वर्क करती है, सब कुछ एक्सपेरिमेंट्स में बेस्ड होता है, आप जिस चीज़ को आप प्रूव कर सकते हो। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है एग्जैक्टली ये देखना कि आप क्या चाहते हो अपने एम्प्लॉयज़ से, आप अपने वर्कर से क्या काम करवाना चाहते हो, और ये चेक करना कि वो इस मेथड से उस काम को कर रहे हो जो बेस्ट और चीपेस्ट हो। जो ये लाइन लिखी हुई है, वॉट यू वॉन्ट मैन टू डू, एग्जैक्टली यू वॉट यू वॉन्ट मैन टू डू, यानी कि एग्जैक्टली ये देखना कि आपके यहाँ पर काम करने वाले लोग क्या कर रहे हैं, ये जानना कि आप चाहते क्या हो और वो उस काम को कर रहे हो बेस्ट और चीपेस्ट वे में। यानी कि हम यहाँ पर एक मेथड इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो बेस्ट और चीपेस्ट वे में, यानी कि वही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हमारे काम को पूरा करके दे। अब टेलर ने हमें प्रिंसिपल तो सिर्फ 4 ही दिए हैं, लेकिन वो 4 ही भारी पड़ते हैं क्योंकि उसके बाद टेक्निक्स आ जाती हैं। तो 4 प्रिंसिपल्स हैं। HDCS, हमारा जो CS है वो अब HD हो गया है। हमने IMCA थे, फिर हमने CS को हायर किया था, NCERT की CD भी देख चुके हैं हम, और डैड से भी पूछ चुके हैं कि ओ डैड आर यू श्योर दैट CS इज़ ईजी। तो ये जो सब कुछ मैं बोल रही हूँ आपको याद है ना कि कौन सी चीज़ कहाँ थी, तो नोट डाउन करते रहिए, याद भी करते रहिए। तो पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर का ऐसा मानना था कि किसी भी काम को करने के ना मेथड बहुत सारे होते हैं, आप बहुत तरीके से काम को कर सकते हो, लेकिन उस काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है जिसको हमें ढूंढना है। हम काम को तो बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन हमें तो उस बेस्ट मेथड की तलाश है जो हमारा टाइम, मनी, एफर्ट सब कुछ सेव करके चला जाए। तो और वो ये भी कहते थे कि ये जो आया ना साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, तो इसने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पता है क्या होता था पहले, कि पहले मैनेजमेंट के पर्सनल बायस यूज़ होते थे, क्योंकि पहले जो होता था ना, वो ऐसा रूल चलता था कि जैसा हमने कह दिया है वैसा ही आपको मानना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। यानी कि वहाँ पर वो हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज़ करते थे कि चलो ट्राई करके देखते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके का रूल ऑफ थंब चलता था। तो जब साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आए तो रूल ऑफ थंब सब्स्टिट्यूट कर दिया गया ऑर्गेनाइजेशन से और मेथड्स को डेवलप किया गया। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ ऑर्गेनाइजेशन का। और उन्होंने ये भी बोला कि आप ना जितना सोफेस्टिकेटेड प्रोसेस का इस्तेमाल करते हो उतना ही आपको रिटर्न भी मिलता है। जैसे कहते हैं ना कि जितना रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है उतना रिटर्न मिलता है। अब जैसे कि हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट कितना वास्ट है, लेकिन उसका रिटर्न, उसके जो हमें बेनिफिट्स हैं वो कितने सारे हैं हमारे पास। तो टेलर इसी बात को कहते थे कि आप प्रोसेस को देख के घबराओ मत, ढूंढो ऐसी प्रोसेस जो कॉम्प्लिकेटेड है, सोफेस्टिकेटेड है, लेकिन उसके अंदर रिजल्ट देखना, सेविंग्स देखना आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगी। तो टेलर इसी बात की कहते थे कि मेथड डेवलप करो, बेस्ट मेथड को इवॉल्व करने की कोशिश करो। दूसरा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। टेलर ये कहते थे कि आपको ना आपस में हार्मनी, मिलजुल कर रहना है। मैनेजमेंट और वर्कर को आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है भाई, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में से वर्कर ही हो, क्या ऑर्गेनाइजेशन चल जाएगा? कौन देगा उन्हें इंस्ट्रक्शंस, कमांड? बहुत सारे ऐसे काम है जो वर्कर्स नहीं कर पाएंगे अपने आप, हमें ज़रूरत है ना इंस्ट्रक्शन की। ऐसे ही अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स ही नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट है, फिर क्या होगा? फिर भी कुछ नहीं हो सकता ना। तो दोनों को जब पता है कि एक दूसरे की ज़रूरत है तो मिलकर रहना है। तो इसके लिए वो कहते हैं कि मैनेजमेंट को कभी भी कोई फ़ायदा हो ना, तो उस फ़ायदे को अपनी जेब में ना डालें, उन वर्कर्स के साथ उस फ़ायदे को बांटें। सिमिलरली वर्कर्स के पार्ट पे भी ये बनता है कि वो भी ना ट्रेड यूनियंस बनाकर स्ट्राइक पे ना बैठ जाएं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम स्ट्राइक्स पे बैठने लग जाते हैं, हम कहते हैं धरना देने के लिए बैठ जाते हैं तुरंत कि हमारी मांगे पूरी करो। अरे तुम क्या फिर कंपनी के अपने हो? अगर तुम धरने पे बैठ गए, तुमने लॉकआउट्स कर दिया, तुमने कंपनी का कितना नुकसान किया 2 दिन ताला लगवा के। ये नहीं करना है, फिर कहाँ अपनापन है यहाँ पे? नहीं है ना। तो आपको भी स्ट्राइक्स पे नहीं जाना है, लॉकआउट्स नहीं करने हैं, आपको
अपनी बात मनवाओ, उसका एक तरीका होता है। जैसे कि जापान में होता है ना पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे वो क्या करते हैं, कंपनी की सिंपैथी गेन करते हैं दुगना काम करके। वो ब्लैक कलर का एक बैच पहनते हैं, एक पट्टा टाइप, जिसमें वो ये दिखाते हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उस प्रोटेस्ट के लिए वो क्या करते हैं कि डबल काम करके दिखाते हैं कि हम जो ये आपसे मांग रहे हैं ना, अगर हम वेजेस बढ़ाने को कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, हम डिजर्व करते हैं। ये नहीं कि हाँ हम तो निठल्ले हम बैठ गए लॉकआउट्स करके, हमें बस वेजेस बढ़ा दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एक टेक्निक भी बताई हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में, मेंटल रिवॉल्यूशन। ये आपको अलग से भी आ सकता है क्वेश्चन। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या कहता है कि ना मेंटल एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है वर्कर्स और मैनेजमेंट को। उन्हें आपस में कंपटीशन नहीं करना है, एक दूसरे को हराने की कोशिश नहीं करनी, एक दूसरे के साथ चलना है। तो कंपटीशन को कॉपरेशन से रिप्लेस करना है, ठीक है। थर्ड वन इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एक साथ रहना है, अकेले अकेले रेस में नहीं भागना है। तो ये जो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है, ये एक्सटेंशन है प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्कर्स और लेबर के बीच में एक कॉपरेशन होना चाहिए, अकेले अकेले भागने की कोशिश नहीं करनी है। इक्वल डिवीजन होना चाहिए वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। ऐसा भी ना हो कि सारा लोड वर्कर के ऊपर है, और ऐसा भी ना हो कि बहुत कुछ मैनेजमेंट ही कर रहा है। दोनों के बीच में अपने अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। कभी भी अगर आपको लगे कि वर्कर्स अच्छा काम कर रहे हैं, उनका सजेशन आपके काम आ रहा है, तो आप उन्हें रिवॉर्ड दो, एनकरेज करो। तो ऐसा होना चाहिए। फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पैरिटी। हर किसी का जो है ग्रोथ हो, एफिशिएंसी बढ़ानी है, प्रोस्पैरिटी यानी कि यश लाभ जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो बढ़ाना है। तो टेलर कहता है ऐसे ही नहीं होता ये सब कुछ। टेलर का ये मानना था कि एफिशिएंसी डिपेंड करती है कि सही इंसान से आप सही काम करा रहे हो। राइट पर्सन राइट जॉब पे काम कर रहा होगा तो ही आपको एफिशिएंसी मिलेगी, क्योंकि वो उस काम को करना जानता होगा। उसके लिए हर पर्सन को साइंटिफिकली सिलेक्ट करो। तभी तो आजकल इतने टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, जीडीज होते हैं, क्योंकि हमें बेस्ट को सिलेक्ट करना है। हम सब कुछ ऐसे नहीं कि ठीक है हमने डिग्री देखी, कोई डिग्री तो आपको पता है आजकल कैसे भी मिल जाती है। तो हमने डिग्री देख के नहीं रखा किसी को, हमने उसके स्किल्स देख के रखा है उसको। तो यहाँ पे साइंटिफिकली हर पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है, देखा जाता है कि फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी सूट कर रही है नहीं कर रही है। जो जिस स्किल्स के लिए ट्रेंड होके आया है उसको वही जॉब हम असाइन करेंगे। तो इससे फ़ायदा दोनों का होगा, वर्कर का भी फ़ायदा होगा, एम्प्लॉय का भी फ़ायदा होगा। और जब वो प्रोडक्टिविटी अच्छी देगा, प्रॉफिट जनरेट होंगे, तो कंपनी का भी फ़ायदा होगा, जिससे उनकी एफिशिएंसी और प्रोस्पैरिटी बढ़ेगी। तो टेलर ने अपने चारों प्रिंसिपल थोड़े साइंटिफिकली डेवलप किए थे, जिसमें वो वर्क पे फोकस कर रहे हैं, सिस्टमैटिक वर्क पे, लॉजिक्स पे वर्क करते हैं, राइट। यहाँ पर आपने देखा होगा ह्यूमन बिहेवियर नहीं है, बहुत ही सिस्टमैटिकली वर्क है। मेंटल रिवॉल्यूशन के अंदर भी एटीट्यूड को चेंज करने के बारे में बात की गई है, ठीक है, कि प्रोफेशनली काम करना है यहाँ पर सब कुछ। तो ये हमारे 4 प्रिंसिपल थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। अब लास्ट टॉपिक है हमारा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्योल जी ने 14 प्रिंसिपल्स दिए, टेलर ने प्रिंसिपल तो 4 दिए, लेकिन उसके साथ अपनी टेक्निक्स दे दी हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो पहली टेक्निक जो सबसे बड़ी है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। अच्छा, इसके एक्रोनिम TDS FFMM, TDS FFMM, TDS FFMM, TDS FFMM, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जहाँ पर आपने T है टाइम स्टडी, D है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, S है आपका सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, उसके बाद F है फैटीग स्टडी, और M है आपका मोशन स्टडी, फिर एक और M है वो है आपका मोशन स्टडी, ठीक है। और एक और F जो बचा था वो सबसे पहली ही टेक्निक है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ठीक है। तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप हमारी क्या कहती है, फंक्शनल, फंक्शनल मतलब यहाँ पर भी ना हमने फंक्शन के बेसिस पर इस टेक्निक को इवॉल्व किया है। इस टेक्निक को कहा जाता है कि ये हमारे जो फ्योल का डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल था उसका एक्सटेंशन है। लेकिन ये प्रिंसिपल, ये टेक्निक फ्योल के किसी एक प्रिंसिपल को वायलेट करती है। अभी जब मैं इसको पढ़ाऊंगी इसके बाद मैं आपसे पूछूंगी, फिर आप मुझे बताइएगा कि कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। एक्सटेंशन तो डिवीजन ऑफ वर्क का है, लेकिन वायलेशन किस प्रिंसिपल का है ये आपको बताना है, पहले समझिए।
तो यहाँ पर जो फंक्शनल फॉर्मैनशिप है ना वो शॉप फ्लोर लेवल पे काम करता है, यानी कि लोअर लेवल पे हमारी टेक्निक डिराइव हुई है। हर वर्कर को ऑर्डर लेने होते हैं 8 फॉरमैन से, 8 स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे पास, यहाँ पे 8 फॉरमैन्स हैं हमारे पास जो वर्कर्स को ऑर्डर देते हैं। टेलर ने यहाँ पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन वर्क को अलग अलग डिवाइड किया। तो उसने 4 प्लानिंग के अंदर रखे अपने फॉरमैन्स और 4 रखे एग्जीक्यूशन, यानी कि जहाँ पर एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रहा होगा। यहाँ पर आपको इसके चार्ट को समझना है, डायग्राम को समझना है, आपको अपने आप ही टेक्निक समझ आ जाएगी। सबसे ऊपर होता है एक फैक्ट्री मैनेजर, ठीक है। फैक्ट्री मैनेजर के अंदर प्लानिंग इंचार्ज है और प्रोडक्शन इंचार्ज है। अब उसमें आपके 4 फॉरमैन्स कौन से, 4 प्लानिंग इंचार्ज कौन कौन से आपके पास, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, ये हो गए 4 आपके प्लानिंग वाले। प्रोडक्शन वाले स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, इन्हीं के 8 के अंडर काम करते हैं हमारे वर्कमैन। अब आप देखिए इनके हर किसी का काम क्या है। जैसे कि है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट करता है वर्कर्स के लिए, यानी कि किसको क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सब बनाने का काम है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। उसके बाद रूट क्लर्क बताता है रूट ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि किस डायरेक्शन में आपका प्रोडक्शन प्रोसेस चलेगा, किस डायरेक्शन में आप वर्क करोगे, ये बताता है रूट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम और कॉस्ट शीट बनाता है। टाइम एंड कॉस्ट शीट मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी और कितने टाइम पीरियड में हमारा टास्क अचीव हो जाएगा, यानी कि टाइम का भी आपके सामने स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है और कॉस्ट का भी। डिसिप्लिनेरियन आपके यहाँ पर डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, मतलब वही एक मॉनिटर टाइप है जो डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद प्रोडक्शन इंचार्ज, ये भी हमारे पास चार्ज हैं। स्पीड बॉस, स्पीड बॉस ये देखता है कि देखो ऊपर हमारे पास टाइम शीट थी तो टाइमली और एक्यूरेटली हमारा काम कंप्लीट हो जाए, ये उस बात पे ध्यान रखेगा। गैंग बॉस मशीन्स और टूल को रेडी रखता है कि जैसे हमारे वर्कर्स आए उनके लिए मशीन और टूल्स रेडी हैं, वो काम करना शुरू कर दें। रिपेयर बॉस टाइम टू टाइम मशीन्स और टूल्स की वर्किंग कंडीशन को चेक करता है कि कोई खराबी हो तो उसको ठीक किया जा सके। इंस्पेक्टर क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करेगा। तो ये 8 स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पर जो काम करते हैं वर्कर्स के ऊपर और वर्कर्स को इन सबसे इंस्ट्रक्शंस लेनी होती है। तो अब शायद आपके माइंड में आ गया होगा कि कौन से प्रिंसिपल का वायलेशन है, याद आ गया? नहीं तो मैं ही बता देती हूँ अब, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि देखो हर चीज़ का ना एक स्टैंडर्ड सेट किया जाना चाहिए। अगर हम बिना स्टैंडर्ड बिना ऑब्जेक्टिव के काम करते हैं तो हमारे सामने इवैल्यूएशन के लिए कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं बचता। तो स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक ये कहती है, देखो टेलर साइंटिफिकली वर्क करते थे तो हर काम उन्होंने सिस्टमैटिकली किया है। वो कहते हैं हर एक बिजनेस एक्टिविटी का ना एक स्टैंडर्ड सेट किया जा सकता है, चाहे कोई मशीन हो, रॉ मटेरियल हो, मैथड हो, प्रोडक्ट हो, कुछ भी। जैसे उन्होंने कहा कि एक मशीन है, ये अगर 8 घंटे काम करती है तो 50 यूनिट बना देती है, तो ये उसका एक स्टैंडर्ड है। एक वर्कर अगर एक शिफ्ट में काम करता है 7 घंटे की शिफ्ट में तो वो 20 यूनिट्स बना देता है। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं ताकि हम इवैल्यूएशन और कंपैरिजन कर सकें। स्टैंडर्डाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला कि स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से ना प्रोडक्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं एक लाइन पे, कैसे, उनके टाइप के अकॉर्डिंग, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि बहुत सारे से बाइक्स मैन्युफैक्चर हुई, अब वो सीसी के अकॉर्डिंग डिवाइड की जाती है, 220 सीसी, 280 सीसी, इस तरीके से। तो हमने सीसी वाइज उनको डिवाइड कर दिया है, तो हमने उनके टाइप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन है कि हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 220 सीसी की है, ये 280 सीसी की है। स्टैंडर्ड सेट करने से एक्सीलेंस और क्वालिटी इन मटेरियल, यानी कि आप ना किसी भी प्रोडक्ट का या मटेरियल का या ह्यूमन का या फिजिकल रिसोर्स का आप स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस बता रहे हो कि ये इतने तक काम कर सकता है। उसके बाद आप मैन और मशीन की परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड भी सेट कर रहे हो, उनके एक्सीलेंस का, कि यहाँ तक इनकी कैपेसिटी है। उसके अलावा मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में इंटरचेंजेबिलिटी, कि जब आपने सपोज करो आप पेन मैन्युफैक्चर करते हो तो जब आपने सेम स्टैंडर्ड के पेन्स मैन्युफैक्चर करोगे तो कस्टमर कोई सा भी पिक करे सेम होना चाहिए, यानी कि इंटरचेंजेबिलिटीज उनमें होनी चाहिए। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन कहता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी अननेसेसरी वेराइटीज़ हैं, साइजेस हैं
या प्रोडक्शन डायमेंशंस हैं उनको हमें एलिमिनेट करना है, यानी कि ज़्यादा इन्वेंट्रीज नहीं रखनी है, इक्विपमेंट का फुल यूटिलाइजेशन करना है, टर्नओवर्स बढ़ानी यानी कि सेल्स बढ़ानी है, जिससे कि कॉस्ट ऑफ लेबर कम हो, सेविंग्स ज़्यादा हो, मशीन्स और टूल्स हमारे मेंटेन रहें। तो अननेसेसरी अगर आपको लग रहा है ना कि कोई काम हो रहा है, कोई एक्टिविटी है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, 4 लेबर की ज़रूरत है, आप 5 रख के बैठे हुए हो, तो ये नहीं होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन करो, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करो, ये सिंप्लीफिकेशन कहता है। ठीक है, तो ये थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अब आती है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंडर आपको 4 तरीके की स्टडीज़ पढ़नी है, जिसमें पहला है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव है कि वही बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना है। किसी भी काम को करने के मेथड बहुत सारे हैं, हमें तो सिर्फ वो वाला मेथड चाहिए जो कॉस्ट रिड्यूस कर दे, क्वालिटी मैक्सिमाइज कर दे और कस्टमर को सेटिस्फाई कर दे। तो मेथड स्टडी के अंदर हम रॉ मटेरियल को लाने से लेकर उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने से लेकर कस्टमर को डिलीवर करने तक का सारा काम करते हैं। मतलब हमें ऐसा मेथड चाहिए कि हम रॉ मटेरियल लेकर आए, कम से कम कॉस्ट पे लेकर आए, प्रोडक्ट बना हाई क्वालिटी का बना, जब कस्टमर तक पहुंचा तो कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया। तो ऐसे मेथड हमें डेवलप करने हैं। मोशन स्टडी कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय काम करते हैं ना, तो उनके बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, हमें इन मूवमेंट्स को स्टडी करना है, जैसे कि लिफ्टिंग, पुटिंग एन ऑब्जेक्ट, सिटिंग, चेंजिंग पोजीशन, जो किसी भी काम को करते हुए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना है। अब कैसे, कि सपोज करो कोई एक मैकेनिक है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसे एक पर्टिकुलर टूल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है, उस टूल को जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है वो गया, टूल रूम से लेकर आया, इस्तेमाल किया, फिर वापस रख के आया। उसे दिन में 6 से 7 बार टूल की ज़रूरत पड़ी, तो 6 से 7 बार उसने उस काम को किया, तो उसने कितने अननेसेसरी मूवमेंट्स किए होंगे बीच में। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि हमने मोमेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, तो हमने ये उससे कॉन्क्लूजन निकाला कि वो सुबह उस टूल को लेकर आए और जब उसका काम खत्म हो जाए तब उस टूल को वापस रख के आए। तो इस तरीके से अननेसेसरी मूवमेंट्स को हमें अवॉइड करना है, ताकि जॉब हमारी टाइम से कंप्लीट हो सके, कम टाइम लगे उस जॉब को कंप्लीट करने में। और मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ हम जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं हमारी स्टॉप वॉचेस, सिम्बल्स या कलर्स, ताकि हम मोशंस को आइडेंटिफाई कर सकें। फेटीक स्टडी। फेटीक का मतलब होता है थकान। फैटीग स्टडी बताती है कि किसी भी काम के अंदर हमें कितने नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स मिलने चाहिए, कितनी फ्रिक्वेंसी में और कितने नंबर में मिलने चाहिए। अ, देखो, थकान का कारण सिर्फ लॉन्ग वर्किंग आवर्स नहीं होता है लॉन्ग वर्किंग आवर्स तो है, लेकिन उसके साथ साथ और भी होता है। देखो, अगर आप कभी ना बिना इंटरेस्ट का कोई काम करते हो, सपोज करो अब आपको नहीं अच्छा लगता सपोज बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना, तो आप ना थोड़ी देर में ही थके थके से महसूस करने लग जाओगे। यही आप पढ़ाई कर रहे होते हो ना, तो बहुत जल्दी आंखें थकने लग जाती हैं। वहीं अगर इंस्टाग्राम पे रील्स देखनी हो, कोई आप वेब सीरीज़ देख रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, गेम खेल रहे हो, तो ना तो आपकी आंखें थकेंगी और ना आप। लेकिन वही अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जैसे कि पढ़ाई का काम, तो बहुत जल्दी हमें नींद आ जाती है। तो अनसुटेबल वर्क करने से भी थका थका महसूस करते हैं। या हम जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ पर हमारा जो रिलेशनशिप है वो अनकॉर्डियल है, हमारे हमारे बॉस से नहीं बनती, या जिनके साथ हम काम करते हैं उनसे नहीं बनती, या जिस जगह पर हम काम करते हैं वहाँ की वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, तो भी हमें थकान होती है। तो थकान के यहाँ पर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो रेस्ट इंटरवल क्या करता है, ये बताता है। अब जैसे कि आपको स्कूल में 4 पीरियड के बाद एक रिसेस मिलता है, ताकि आप अपना स्टैमिना रीगेन कर सको। आपके साथ साथ टीचर को भी अपना स्टैमिना रीगेन करना होता है, तो स्टैमिना रीगेन कर सके ताकि हम फिर उस सेम कैपेसिटी के साथ काम कर सकें, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड ही रहे। तो फैटिग स्टडी उन्हीं रेस्ट इंटरवल्स को पहचानती है कि कितने होने चाहिए और कितनी फ्रिक्वेंसी में होने चाहिए। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे हमें ये पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हमें रखने हैं। ये बात ध्यान से सुनिए। टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव ये बताता है कि, देखो, टाइम स्टडी देख के बच्चा ये तो देखता है कि टाइम स्टडी ये बताता होगा किसी भी काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है, लेकिन टाइम देख हम इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रखने हैं, कितने हमें इंसेंटिव प्लान्स रखने हैं, हमें लेबर कॉस्ट डिटरमाइन करनी है, इसीलिए हम टाइम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक वर्कर 30 मिनट्स में एक लंच बॉक्स बनाता है, तो 1 घंटे में 2 लंच बॉक्स बनाएगा। सपोज करो वो 8 घंटे पर डे काम करता है, तो
हमने देखा कि 8 घंटे पर डे काम करता है, उसमें से 7 घंटे वो काम कर रहा है, 1 घंटा हमने लंच और रेस्ट का दे दिया। तो टोटल कितने बॉक्सेस बन गए होंगे? 14 बॉक्सेस। तो अगर मेरे को अब टारगेट सेट करना है कि मुझे 42 बॉक्सेस बनाने हैं पर डे के हिसाब से, तो मुझे कितने वर्कर्स एम्प्लॉय करने होंगे? इसका आंसर सब कमेंट बॉक्स से बताएंगे कि कितने वर्कर्स एम्प्लॉय होने चाहिए। ठीक है। लास्ट स्टडी है हमारे पास अब डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसका नाम ही इसकी डेफिनेशन है। डिफरेंशियल डिफरेंट, पीस प्रोडक्ट, वेज पैसा, सिस्टम जैसा काम वैसा पैसा, या कहूँ जितना काम उतना पैसा। डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम कहता है कि हर किसी को ना हम वेजेस अलग अलग देंगे यहाँ पे, और वो अलग अलग कैसे देंगे? उनके काम के अकॉर्डिंग। यहाँ टेलर ने उन कामचोरों को पकड़ने में मदद करी जो दूसरे की कॉस्ट पे बेनिफिट लेते हैं। तो यहाँ उन्होंने कहा कि हमें ना एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग अलग करना है। तो उन्होंने कहा कि जो अच्छा काम करेगा उसे हम रिवॉर्ड देंगे, जो कम काम करेगा उसको उतने के हिसाब से ही हम पैसा देंगे। तो इस सिस्टम में उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड आउटपुट सेट कर देते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा 100 यूनिट पर वर्कर पर डे हमारा स्टैंडर्ड है। जो 100 यूनिट तक पहुंच जाएगा या उससे ज़्यादा कर देगा, उसे तो हम 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेच देंगे, और जो उससे कम रह जाएगा 100 से, उसे 3 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से देंगे। अब एक्स और वाई या ए और बी दो वर्कर थे। ए ने तो बनाई 101 यूनिट्स, बी ने बनाई 99 यूनिट्स। देखो, ए ने स्टैंडर्ड से एक ज़्यादा बनाई है, बी ने स्टैंडर्ड से एक कम बनाई है, लेकिन दोनों की वेजेस में सिर्फ इस एक एक यूनिट की वजह से 107 रुपये का डिफरेंस आ गया। तो अगर अब बी को भी चाहिए कि मुझे भी ज़्यादा वेजेस चाहिए, तो वो भी क्या करेगा? नेक्स्ट टाइम स्टैंडर्ड को अचीव करेगा। तो इस वाली टेक्निक की वजह से ना सुपरविजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि जो जितना काम करेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर जो लेज़ी वर्कर्स थे उन्हें बाहर निकालने में हमारी मदद हुई। तो टेलर ने बहुत अच्छे से ये टेक्निक्स इवॉल्व करी साइंटिफिकली, जिस पे काम करके बहुत मदद मिलती है मैनेजमेंट को। तो बहुत अच्छे से आप इसे भी पढ़ लेना, क्योंकि टेक्निक्स भी पूछी जा सकती हैं। अब फ्योल और टेलर का डिफरेंस है बस पर्सपेक्टिव, यानी कि सोच। हेनरी फ्योल टॉप लेवल मैनेजमेंट के सोच के साथ काम किया। एफ टेलर ने शॉप फ्लोर यानी कि लोअर लेवल से काम किया। फॉर्मेशन, हेनरी फ्योल ने पर्सनल एक्सपीरियंसेस किए, टेलर ने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स किए, क्योंकि वो साइंटिस्ट की तरह काम करते थे। एप्लीकेबिलिटी, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, एफ के स्पेशलाइज सिचुएशंस में लगाए जा सकते हैं। हेनरी फ्योल ने जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया, टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया। पर्सनालिटी क्या थी दोनों की? फ्योल प्रैक्टिशनर थे, टेलर साइंटिस्ट थे, इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल भी साइंटिफिक बनाए हैं। फोकस, हेनरी फ्योल पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करते थे, उसको पूरा इम्प्रूव करना चाहते थे। टेलर ने सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया। यूनिटी ऑफ कमांड, हेनरी फ्योल स्ट्रांगली यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते थे, डुअल सबॉर्डिनेशन को अवॉइड करते थे। टेलर को लेकिन ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि एक बॉस ही होना चाहिए, तभी तो उन्होंने अपनी फंक्शनल फॉर्मैनशिप की जो टेक्निक इवॉल्व की थी उसमें उन्होंने 8 स्पेशलिस्ट दिए थे। तो उनका ये नहीं मानना था कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों का कंपैरिजन था। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है और 100% हमारी पास होने की तैयारी हो चुकी है। कल डे 6 है, बट आई नो आज आप लोग थोड़ा सा बिजी होंगे मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम्स के लिए। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करना। जब टाइम मिले तो डे 5 की वीडियो ये ज़रूर देख लेना। ओके।